यादव को दिया जाए भारत रत्न, शिवपाल यादव को दे समाजवादियों की खुशी। आज पीएम मोदी करेंगे चुनावी शंखनाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर, कैराना लोकसभा सीट पर फोकस। भाजपा के दिग्गजों ने संभाला मोर्चा, आज अमित शाह सीकर में रोड शो करेंगे। हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, रविवार से शुरू होगी रायपुर से जगदलपुर उड़ान। आज इंडिया का महाजुटान, दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े नेता भरेंगे हुंकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ अनुष्ठा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। तैयारियों में जुट गई है भाजपा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दिन वो नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट से अंतर्गत रुद्रपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री के दौरे की पुष्टि करी है। उधर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए भाजपा तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत एक सभा पार्टी के केंद्र नेतृत्व से मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी का 2 अप्रैल को राजस्थान और उत्तराखंड के दौरे का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी इस दिन कुमाऊं मंडल के अंतर्गत रुद्रपुर में सभा को संबोधित करने के बाद राजस्थान के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए पार्टी का प्रांतीय नेतृत्व तैयारियों में जुट गया है। इस बारे में पार्टीजनों का जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष कमेटी ने निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर टिहरी संसदीय क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह पर झूठा शपथ पत्र देने का आरोप लगाते हुए उनका नामांकन निरस्त करने की मांग करी है। निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार को लिखे पत्र में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह ने अपने नामांकन के साथ जो शपथ पत्र दिया है वो प्रथम दृष्टया असत्य प्रतीत होता है। उन्होंने शपथ पत्र में 1700 ग्राम सोने और 140 किलो चांदी का जो मूल्य वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्शाया था, उसी को वर्ष 2024 में भी दर्शाया है। वर्ष 2019 में और 24 तक सोने के आभूषणों ने कई दाम बढ़ चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी ने निर्वाचन आयोग को गुमराह करने का प्रयास किया है, लिहाजा उनका नामांकन निरस्त किया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई हैं। इसी क्रम में 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की महारैली होगी। इसमें रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस रैली में इंडिया ब्लॉक के 13 सहयोगी दल शामिल होंगे। रैली में इंडिया ब्लॉक का बैनर लगा होगा। इस पर तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा लिखा होगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी रैली की संबोधित करेंगी। दिल्ली पुलिस ने रैली की परमिशन दे दी है। इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डेरेक ओब्रायन, टी शिवा, फारूक अब्दुल्ला, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, सीतारमन येचुरी, डी राजा, दीपंकर भट्टाचार्य और फॉरवर्डेड ब्लॉक के जी देवराजन भी रैली में शामिल होंगे। हाल ही में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इसमें कहा था कि देश के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री तानाशाही रवैया अपनाते हुए देश में लोकतंत्र की हत्या कर दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है, उनसे देश में संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले लोगों के दिलों में आक्रोश है। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि देश में एक एक करके संपूर्ण विपक्ष को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री एजेंसी का इस्तेमाल करके विधायक, खरीदार और विपक्ष को खरीद कर फर्जी मुकदमा कर गिरफ्तारी की साजिश हो रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक इंडिया गठबंधन के नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाकर चुप कराने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली और देश में प्रदर्शन भी जारी है और आगामी दिनों में प्रदर्शन भी जारी रहेंगे।
हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल के जनजातीय जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति सहित जिला कुल्लू और चंबा एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मध्य पर्वतीय जिलों में पूरी रात जोरदार बारिश और गर्जन देखने को मिला। मौसम विभाग द्वारा 31 मार्च तक खराब मौसम का अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें हल्की बारिश, ओलावृष्टि, आंधड़ की चेतावनी जारी करी गई है। बीती रात से ही प्रदेश में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया था और सुबह के समय प्रदेश के ऊंचाई वाले जिलों में बर्फबारी का आलम देखने को मिला। प्रदेश के जनजातीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति सहित कुल्लू और चंबा में बर्फबारी का आलम देखने को मिला, जिस कारण तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली। अलर्ट के बीच जिला किन्नौर और होंगो, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा के कुछ हिस्सों में बर्फबारी देखने को मिली। मार्च महीने के आखिर में जब गर्मियों का दौर शुरू हो जाता है, उस दौरान बर्फबारी होना कहीं न कहीं चिंता का विषय है। प्रदेश में हुई ताज़ा बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मार्च माह के आखिरी में जहां लोग गर्मियों की शुरुआत की आस लिए बैठे हैं, ऐसे में बर्फबारी होना लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। जिला लाहौल स्पीति में रास्ते बंद हैं और जरूरी सामान लाने तक के लिए लोगों का बाजार जाना भी मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही तापमान में इस तरीके से असामान्य बदलाव वायरल भी न्योता देता है। 2024 का आखिरी हफ्ता बीत चुका है। नया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 शुरू हो रहा है, लेकिन देश के बैंक के कर्मचारियों को छुट्टी नहीं है। साल के आखिरी महीने में बैंकों में बहुत काम होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना होता है और नए वित्त वर्ष के लिए नई शुरुआत भी करनी होती है। ऐसे में बैंक कर्मचारी आखिरी पल तक इसमें लगे रहते हैं। अब संयोग वर्ष इस बार वित्त वर्ष के आखिरी 2 दिन पर शनिवार रविवार पड़ गया। क्योंकि महीने का 5वां शनिवार था तो बैंकों को खुलना था। इसके बाद रविवार की छुट्टी होती, लेकिन फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन होने के चलते इस बार देश भर के बैंक रविवार को भी खुलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें देश भर के बैंकों के लिए ये आदेश था कि 31 मार्च 2024 को रविवार होने के बावजूद सभी बैंक खुले रहेंगे और बैंकों को इस बारे में प्रचार भी करना होगा। वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी दिन होने के बावजूद बैंकों को खोलने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि सरकार को अपने सभी ट्रांजैक्शन का हिसाब करने में कोई परेशानी ना हो। आरबीआई ने इसमें कहा कि भारत सरकार ने सरकारी प्राप्तियों और भुगतान से जुड़े बैंकों के सभी ब्रांचों को 31 मार्च 2024 को ट्रांजैक्शन के लिए खुला रखने का अनुरोध किया है, ताकि वित्त वर्ष 2023 में प्राप्तियों और भुगतान से संबंधित सभी ट्रांजैक्शन का हिसाब रखा जा सके। आरबीआई ने सभी एजेंसी बैंकों को कहा है कि वो सरकारी बिजनेस से जुड़े अपने सभी ब्रांच को 31 मार्च यानी रविवार को खुली रखें और ये प्रचार भी करें कि 31 मार्च को उनके ब्रांच खुले रहेंगे। रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी करवाने के लिए बढ़ाई गई अंतिम तिथि 31 मार्च भी समाप्त होने को है। जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उनके रसोई गैस कनेक्शन संबंधित कंपनी की ओर से ब्लॉक किए जा सकते हैं। कस्बे सहित क्षेत्र में करीब 10,000 उपभोक्ता इंडेन रसोई गैस और करीब 5,000 उपभोक्ता भारत गैस से जुड़े हुए हैं। इनमें से बड़ी उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने गैस कनेक्शन की केवाईसी नहीं करवाई है। ऐसे में गैस कंपनियां ऐसे उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन को ब्लॉक भी कर सकती हैं। कस्बे में रसोई गैस वितरण कर रहे पंकज मित्तल ने बताया कि गैस एजेंसी कार्यालय में और कस्बे में बनाए गए केंद्र पूर्व केवाईसी की जा रही है। उपभोक्ता यदि गैस एजेंसी पर नहीं आ रहा है तो वो अपने गैस वितरक से भी ये केवाईसी करवा सकता है। अब तक करीब 8% लोग ने ही केवाईसी करवाई है। ऑनलाइन केवाईसी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एचपीए, इंडियन और भारत गैस के सिलेंडर की तस्वीर दिखेगी, जहां उपभोक्ता संबंधित कंपनी गैस सिलेंडर की फोटो पर क्लिक करके संबंधित कंपनी की वेबसाइट पर केवाईसी से संबंधित जानकारी और मोबाइल नंबर, उपभोक्ता नंबर, एलपीजी आईडी, आधार वेरिफिकेशन, ओटीपी लगाकर कंपनी की ओर से पूछे जाने वाली आवश्यक जानकारी पर केवाईसी संधारण कर सकते हैं।
उड़ान जगदलपुर के लिए काफी दिनों से हवाई सेवा की राह देख रहे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 31 मार्च से रायपुर से जगदलपुर के लिए उड़ान शुरू होने वाली है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा ये उड़ान शुरू की जा रही है। साथ ही इसके अगले दिन यानी कि 1 अप्रैल से जगदलपुर से हैदराबाद के लिए भी उड़ान शुरू होगी। बताया जा रहा है कि रायपुर से जगदलपुर की हवाई यात्रा 2299 रुपए में की जा सकती है। वहीं ट्रैवल संचालकों का ये भी कहना है कि काफी समय से रायपुर से जगदलपुर के लिए हवाई सेवा की मांग की जा रही है। मालूम हो कि रायपुर से जगदलपुर के लिए यात्री सप्ताह में 4 दिन उड़ान भर सकेंगे। वहीं जगदलपुर से हैदराबाद के लिए यात्री 7 दिन उड़ान भर सकेंगे। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा ही ये उड़ानें शुरू की जा रही हैं। वहीं रायपुर विमानतल में लगातार हवाई यात्रियों की आवाजाही बढ़ती जा रही है। इस वर्ष जनवरी से लेकर 15 मार्च तक 2.5 महीने में ही रायपुर विमानतल से करीब 4 लाख से ज्यादा यात्रियों ने उड़ान भरी है। आने वाले दिनों में यात्रियों के लिए सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी और रायपुर विमानतल में यात्रियों की सुविधाओं के लिए अब फास्टैग के माध्यम से पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। इसके आने से करीब यात्रियों को ठेका कर्मियों के बीच होने वाले झगड़े में थोड़े कम भी हुए हैं। इसके साथ ही विमानतल में ओला उबर के साथ ही अन्य टैक्सी का भी आना शुरू हो गया है। अभी यात्रियों के लिए कुछ नई दुकानें भी आने वाली हैं। रायपुर विमानतल को उपभोक्ता संतुष्टि में 5वां स्थान दिया गया है और रायपुर से जगदलपुर के लिए हवाई सेवा शुरू होने के बाद रायपुर से जयपुर के लिए अप्रैल आखिर या मई पहले सप्ताह में उड़ान शुरू होने की भी संभावना है। बताया जा रहा है कि रायपुर से जयपुर का शेड्यूल तय हो गया है और विमान कंपनी केवल नई फ्लाइट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं रायपुर और से जयपुर के लिए काफी समय से उड़ान शुरू करने की मांग भी की जा रही है। राजस्थान लोकसभा मिशन 25 को फतेह करने के लिए बीजेपी ने केंद्र नेताओं ने अब जो जिम्मा संभलता शुरू दिया है। इसी की कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित दिग्गज केंद्र नेताओं के दौरे पर होने लगे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो 31 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीकर रोड में शो करेंगे तो 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोटपुतली में जनसभा प्रस्तावित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरा फाइनल कर चुके हैं और अमित शाह 31 मार्च और 1 अप्रैल को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। दौरे की शुरुआत जयपुर से होगी और अमित शाह 31 मार्च को दोपहर बाद जयपुर पहुंचेंगे। यहां वो दोपहर 2 बजे होटल ललित में 7 लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटियों की बैठक लेंगे। इन कोर कमेटियों में जयपुर, धौलपुर, नागपुर, दौसा, चूरू, झुंझुनू, करौली लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ ही अमित शाह शाम 4 बजे सीकर में रोड शो करेंगे और यहां पर उनकी सभा भी प्रस्तावित है। वहीं अगले दिन अप्रैल को भी चूरू लोकसभा का कार्यक्रम बन सकता है। हालांकि अभी तक कार्यक्रम की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अमित शाह के दौरे से अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल को पीएम मोदी का भी दौरा है और जानकारी के मुताबिक जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कोटलिपुत्र में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। कोटलिपुतली में एलबीएस कॉलेज में पीएम मोदी की सभा प्रस्तावित है। पीएम मोदी की सभा को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई और प्रदेश बीजेपी ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मोदी की सभा के लिए जिम्मेदारी तय कर दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राजस्थान में ये पहली जनसभा होगी। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह ने राजस्थान में 1 दर्जन से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया था। पीएम मोदी उनकी अंतिम जनसभा को राजस्थान में 23 नवंबर 2023 को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजसमंद के देवगढ़ में हुई थी। वहीं पीएम मोदी ने इस साल 25 जनवरी गुलाबी नगरी जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जयपुर में पर्यटन स्थल घूमते हुए रोड शो किया था। आपको बताते चलें कि अमित शाह ने राजस्थान में 1 दर्जन से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया था, जहां पर पीएम मोदी उनकी अंतिम जनसभा राजस्थान में 23 नवंबर 2023 को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजमंद के देवगढ़ में हुई थी। वहीं पे पीएम मोदी इस साल 25 जनवरी गुलाबी नगरी जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जयपुर के पर्यटन स्थल घूमते हुए रोड शो करते नजर आए थे।
लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार को एक रैली संबोधित कर राज्य में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री की इस रैली में मेरठ के अलावा बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना लोकसभा क्षेत्रों के लोग भी शामिल होंगे। भाजपा मुख्यालय से प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने प्रधानमंत्री की रैली के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव प्रबंधन में पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे भाजपा प्रदेश महामंत्री और विधान परिषद सदस्य गोविंद नारायण शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री की मेरठ रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मील का पत्थर साबित होगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इस बार राज्य की सभी 80 सीट पर जीत हासिल करेगा और उत्तर प्रदेश में 80 सीट पर सभी 7 चरणों में चुनाव होने हैं। इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है। पहले चरण के 7 बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना लोकसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान होगा। हालांकि मेरठ और बागपत के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मेरठ से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित चौधरी ने कहा कि ये 2024 के चुनाव की पहली रैली है। कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री क्रांति धरा मेरठ से चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरठ के एक अधिकारी ने बताया कि मेरठ में 31 मार्च को प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली के मद्देनजर सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत रैली स्थल के 8 किलोमीटर के दायरे में हवाई प्रदर्शन, ड्रोन, पतंग और गुब्बारे उड़ाना प्रतिबंधित किया गया है। जिलाधिकारी सभी थाना अध्यक्षों को आदेश दिए हैं कि वो अपने क्षेत्रों में आदेशों का सख्ती से पालन कराएं। मेरठ में भाजपा के इस रामानंद सागर कृत धारावाहिक रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले विख्यात अभिनेता अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि मेरठ से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित चौधरी ने यह कहा कि 2024 के चुनाव में ये पहली रैली है। कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री क्रांति धरा मेरठ से चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरठ के अधिकारी ने बताया कि मेरठ में 31 मार्च को प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली के मद्देनजर सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा दंड प्रक्रिया संहिता धारा 2024 के तहत रैली के 8 किलोमीटर के दायरे में हवाई प्रदर्शन, ड्रोन, पतंग और गुब्बारे उड़ाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों को आदेश दिए हैं कि वो अपने क्षेत्रों में आदेशों का सख्ती से पालन कराएं। मेरठ में भाजपा के इस रामानंद सागर कृत धारावाहिक रामायण में भी राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन तथा बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत प्रदान किया। राव सिंह ठाकुर और स्वामीनाथन को दिए गए पुरस्कार उनके परिवार के सदस्यों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के लिए मुर्मू से यह सम्मान उनके पुत्र पीवी प्रभाकर राव ने स्वीकार किया। चौधरी चरण सिंह के लिए उनके पोते और राष्ट्र लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने राष्ट्रपति से यह सम्मान स्वीकार किया। स्वामीनाथन की ओर से उनकी बेटी नित्या राव और कर्पूरी ठाकुर की ओर से उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने राष्ट्रपति मुर्मू से ये पुरस्कार लिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को यह सम्मान रविवार को उनके आवास पर दिया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सरकार ने इस साल राव सिंह ठाकुर और स्वामीनाथन के अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री LK आडवाणी भारत रत्न पुरस्कार देने की भी घोषणा करी थी। बहुभाषितविद और राजनेता विद्वान पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय राजनीति के चाणक्य के रूप में जाना जाता है, जिनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान देश में दूरगामी आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। वो 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे और किसी दक्षिण राज्य के देश के पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू गांधी परिवार से बाहर के ऐसे पहले कांग्रेस नेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में भारत को आर्थिक भंवर से निकाला था। अविभाजित आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के वारागांव में एक कृषक परिवार में 28 जून 2021
को उनका जन्म हुआ था। उस्मानिया, मुंबई और नागपुर विश्वविद्यालयों में शिक्षा भी हासिल करी थी, जहां उन्होंने बीएससी और एलएलबी की उपाधि ली थी। नेहरू गांधी परिवार के विश्वस्त राव ने 1980 के दशक में अलग अलग अवधि के दौरान केंद्र में महत्वपूर्ण गैर आर्थिक विभाग, विदेश मंत्रालय, रक्षा और गृह मंत्रालय संभाला था। उनका 23 दिसंबर 2004 और 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1980 को 14 जनवरी 1980 के बीच प्रधानमंत्री पद पर रहे थे और उनका 1996 को निधन हो गया था। चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के वर्तमान हापुड़ जिले के नूपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था और 1902 में, लेकिन 1929 में वो मेरठ चले गए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस विभाजन के बाद फरवरी 1970 में दूसरी बार वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को कहा कि यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, कृषि मंत्री एमएस स्वामीनाथन और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। वहीं पर पुरस्कार उनके परिवार के सदस्यों ने भी लिए। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के लिए मुर्मू से यह सम्मान उनके पुत्र वीवी राव ने स्वीकार किया और चौधरी चरण सिंह के लिए उनके पोते और राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी ने राष्ट्रपति से यह सम्मान स्वीकार किया। स्वामीनाथन की ओर से उनके बेटी नित्या राव और कर्पूरी ठाकुर की ओर से उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने राष्ट्रपति मुर्मू से यह पुरस्कार लिया। इस समारोह में राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सरकार ने इस साल ठाकुर और स्वामीनाथन के अलावा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एल.के. आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा करी थी। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भारत रत्न को लेकर एक मांग उठी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल ने ये मांग रखी है कि उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि अगर नेताजी यानी कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न दिया जाए तो सभी समाजवादी इससे खुश होंगे। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव भी देश के लिए एक रत्न थे। बता दें कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा करने के बाद ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया था और भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जयंत चौधरी के दादा थे। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।